लगता है कि जो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ पे ऑलरेडी है, हम इंसान से भगवा चोला पहनने पे मजबूर क्यों है? क्यों मतलब आपने सोचा कि मैं इस भेष में आके मैं देश की सेवा कर सकता हूँ, या मैं कितनी एज थी जब आपने मतलब ये चीज भी है वेश? आप क्या क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? तो क्या आपने अभी लाइब्रेरी के ऊपर सभी गांव में काम कर दिया है? अभी आप लोगों को क्या कहते हो कि मैं क्या करके दिखाऊंगा यदि आप मेरे ऊपर विश्वास करेगा जी? नशे के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही है? आगे जैसे अभी 10 साल से हमारी सेम पार्टी राज कर रही है हमारे हरियाणा में जी, यदि हम राज्य लेवल पे बात करें तो कर्मचारी वर्ग देख लो, किसान वर्ग देख लो, स्टूडेंट वर्ग देख लो, आशा वर्कर देख लो, आंगनवाड़ी के कर्मचारी देख लो, सब लोग सड़कों पे हैं जी, सब लोग धरने प्रदर्शन करने पे मजबूर है। इसके पीछे क्या कमियां रही है सरकार की जो लोग मजबूर हो रहे धरने प्रदर्शन करने के लिए? आप ये बात कह के किस मुख्यमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हो? अभी आप जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हो वहां पे अपने आप को कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? जैसे भी मंदिर तो बना रहे हैं, बीजेपी हमसे है, सन्यासियों से बीजेपी चलती है, बीजेपी सन्यासी नहीं चलते। मंदिर बना रहे हैं जी जी, लेकिन स्कूल कॉलेज उस स्तर पे नहीं बन रहे। कहीं पर भी यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है 4th ग्रेड की, तब भी आपको एक एक पेपर, दो पेपर देने पड़ते हैं। लेकिन एक नेता जिसको पूरा देश संभालने की जिम्मेदारी जाती है, पूरा हल्का संभालने की, पूरा राज्य संभालने की जिम्मेदारी जाती है, उसका कोई टेस्ट होता नहीं। तो वहां पे आपने कितने वोटों से जीत हासिल करी थी? और अब विधायक के इलेक्शन में आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कुछ रहने वाला है? अभी जैसे बरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी से आपके रामनिवास गोडला जी आपके सामने हैं, बीजेपी से आपके गंगवा जी आपके सामने हैं, इनेलो से संजना जी आपके सामने हैं। तो इन तीनों कैंडिडेट को आप कहाँ पे देखते हो कि हरियाणा में जितनी भी नौकरियां मिलती है वो सीईटी के बेस पे मिलती है जी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की। युवा परेशान है क्योंकि आप किस पार्टी को समर्थन देना चाहोगे? हाँ जी, राम राम जी, क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव आ गए हैं और 5 अक्टूबर को आपको अपना मतदान करना है। आपको बताना है कि आप किस नेता को आपके एरिया से आगे भेजना चाहते हैं विधायक के रूप में। तो मैं बरवाड़ा हल्के से संबंध रखता हूं, तो मुझे भी इंटरेस्ट आया कि बरवाड़ा में कौन कौन कैंडिडेट हैं और कौन कैंडिडेट कैसा है, किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। तो जब मैंने बरवाड़ा हल्के से जितने भी उम्मीदवारों को देखा तो एक चीज सामने आई कि बरवाड़ा से एक महाराज है, एक बाबा है जो बरवाड़ा के समीकरण इलाके रखने वाला है। क्योंकि जब देखा कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शायद बाबा जी ही होंगे, तो आज मैं हूं डाणी गार्डन में, दर्शन गिरी जी महाराज हैं, उनके साथ उनके विचार लेंगे कैसे वे राजनीति में आए हैं और किस तरीके से आगे रणनीति बनाए हुए हैं ताकि वो विधानसभा तक जा सके। राम राम जी। ओम नमो नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। आपके सभी दर्शकों को, सभी शिक्षकों को, सभी विद्यार्थियों को। तो कैसे हो जी आप? मैं आनंद है, कृपा गौ माता की है, प्रभु की है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे जी कि भगवा आना और उसके बाद में राजनीति में आना ये कैसे? देखिए, जब हम जन्म लेते हैं या जब माँ के पेट में गर्भ में होते हैं, परमात्मा उसी समय जो आत्मा होती है उसकी कोई ना कोई कर्तव्य प्रभु लेके भेजता है। जब धरती भेजता है कि आपको ये काम करना है इतने समय के लिए, पुराने समय के लिए इतना काम करना है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजर होता है, वो आपको बोलता है कि आपकी कुंडली इतने समय तक, इतने समय तक अच्छी है, उसके बाद आपकी कुंडली, ग्रह, नक्षत्र है वो सब बदल जाएंगे। वो सब प्रकृति ने पहले डिसाइड किया है इसके ग्रह नक्षत्र किस प्रकार क्या होना है, क्या बदलना है, वो सब प्रकृति के नीति के अनुसार है। और जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ अब, ये सब प्रकृति की नीति के अनुसार है, उसकी जो प्रक्रिया प्रकृति ने बनाई उसके अनुरूप में काम कर रहा हूँ। यानी आप ये कहना चाहते हो ऊपर वाले के आदेश हैं और आदेशों का पालन हम कर रहे हैं? हाँ, 99% ऊपर वाले की जो प्रकृति की राय है। क्योंकि देखिए, जब मैं छोटा था, एक किसान का बेटा हूँ, भैंस भी मैंने चराई है, गाय भी मैंने चराई है, जो आश्रम में यहीं पास में रेलवे ट्रैक है, यहाँ भैंस भी चराते थे, गाय भी चराते थे, खेती भी की है, हल भी चलाया है, गेहूं भी काटी है, कपास भी चुगी है झोली मांड के। और उसके बाद घर वालों ने मेहनत करके बेंगलोर से MBA मुझे कराया है। हालांकि एक छोटे से, बिल्कुल छोटा सा 2-3 एकड़ जमीन का जो मेरा पिता है, जहाँ से मेरा जन्म हुआ, जिनके माध्यम से, वो बिल्कुल छोटे से हैं,
फिर भी एक MBA की पढ़ाई उन्होंने वहां तक बेंगलोर में मुझे पढ़ने के लिए भेजा। मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद नौकरी भी की, वो विधाता के अनुरूप थी। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्ट करूँ, मैंने की भी थी। ठीक। फिर कहते हैं प्रकृति विधाता, कुछ और ही हमारे को मंजूर होता है। फिर पिछले 13 वर्ष से राजू भाई दीक्षित जी को सुनने के बाद मैं गाय पे शोध भी कर रहा हूँ कि ठीक किस है। प्रकार जो हिंदुस्तान की है, जो अपनी अर्थव्यवस्था है, वो कैसे चेंज हो सकती है, हमारा व्यवसाय है वो किस प्रकार डेवलपमेंट हो सकता है, हमारा युवा है वो पथ भ्रष्ट रास्ते पे चल रहा है काफी हद तक हम देखें तो, बिल्कुल। वो हमारा किस प्रकार रास्ते पे आ सकता है, वो अपने परिवार से कैसे जुड़े, अपने संस्कार कैसे आगे लेके चले, संस्कृति कैसे लेके चले। मेरा तो हमेशा से ही, जब से मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक पंचलाइन है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, मैं वो मेरा बिंदु मैं हमेशा मेरे दिमाग में रखता हूँ। हालांकि मैं एक सन्यासी हूँ, समाज की मेरा उद्देश्य है कि समाज में कुछ ना कुछ सुधार करके जाऊं। मैं विवेकानंद जी की तरह इतना बड़ा प्रबुद्ध तो नहीं हूं अभी तक, जो वे ऑफ थिंकिंग है, मगर मेरे बहुत सी विचारधारा है, बहुत सी इच्छाएं हैं कि मैं समाज के लिए बहुत से कुछ आयाम करके जाऊं, जो मुझे दिख रहे हैं कि भाई यहाँ त्रुटियां हैं, इसको हम अगर हम थोड़ा बदलाव करें तो ये बहुत अच्छा सुधार देश हित के समाज हित के लिए काम हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे अभी तो लोग आपको देख रहे हैं, आप जिला पार्षद भी रहे हैं और अभी आप अभी विधायक। हूं मैं। हाँ, अभी आप विधायक बनने की लाइन में भी लग चुके हैं जी, और मेरी दुआएं भी आपके साथ में हैं। धन्यवाद। तो इससे पहले का जीवन कैसा है आपका, बैकग्राउंड क्या है आपका? आपको मैंने बताया, मैं बहुत ही छोटे किसान जिसके 3 एकड़ जमीन है, उस घर में पैदा हुआ। किस गांव से संबंध रखते हो? मेरा शिक्षा जन्म कैसे हुई जहाँ है? अभी हम बैठे हैं, गांव ढाणी गारण में ही प्राइमरी तक शिक्षा ग्रहण की। 9वीं 10वीं एक आदर्श हाई स्कूल है रामपाल मास्टर जी का, वहाँ की। +1 +2 मंडी में नहर स्कूल है, वहाँ की। उसके बाद ग्रेजुएशन की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके बाद कैट का एग्जाम दिया, कैरियर लंचर एक नाम सुना होगा आपने, दिनेश नागपाल जी के सानिध्य में मैंने कैट का एग्जाम पास किया। फिर MBA एडमिशन मेरा IBS कॉलेज बेंगलोर में हुआ। उसके बाद 1 साल नौकरी किया, फिर 1 साल नौकरी करके ड्रॉप आउट करके त्याग पत्र दे के फिर 13 वर्ष से निरंतर गौ माता की सेवा में हूँ। और पिछले कुछ वर्षों से जो एक परमात्मा का स्वरूप जो वस्त्र होता है भगवान, वो परमात्मा ने मुझे भेंट स्वरूप दिया है। मैं एक सन्यासी के रूप में हूँ। आपका परिवार मतलब किसान? हाँ, टोटली किसान है, परिवार से मैं हूँ। तो एक किसान परिवार का बेटा राजनीति में घुस गया, क्या आपको लगता है कि जो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ पे ऑलरेडी है वो आपको टिकने देंगे? देखिए, प्रयास तो सबके रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से दबाया जाए, कोशिश भी सब अपने अपने कर रहे हैं, पहले भी की और अब भी करें और आगे भी करते रहेंगे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी एक राजा के बेटे थे, मगर जब वो वन में चले तो उनके वो अकेले थे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी लगी थी। और आज जब मैं जिला पार्षद का चुनाव लड़ने लगा, मेरी इच्छा भी नहीं थी, हालांकि 2014-19 का मैंने चुनाव अच्छे से मैंने देखा है। 2014 में सबसे पहले वोट किया, उसको 19 में किया, 24 में भी किया, फिर भी मेरी इच्छा नहीं थी कोई भी। मगर जैसे ही मैंने आज समाज की हालत देखता हूँ, किसान की हालत देखता हूँ, आज गायें रोड पे भटक रही है और हमारे जो युवा साथी हैं वो रास्ते से भटके हुए हैं, इतनी बेरोजगारी समाज में बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि एक सन्यासी कर्तव्य ये नहीं होता केवल वो बैठ के केवल घंटी बजाए पूजा अर्चना करे। समाज को बदलाव करना भी एक सन्यासी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और जब जब समाज में अधर्म बढ़ा है या अत्याचार बढ़े हैं या हमारी संस्कृति पे संस्कारों पे दोहन होना शुरू है, तब तक किसी न किसी सन्यासी ने खड़ा होके उसको ठीक करने का प्रयास किया है। ठीक होगा नहीं होगा वो नीति जानती है। ठीक है जी, अभी राजनीति के ऊपर बात करेंगे जी हम। उससे पहले आप एक आम इंसान से भगवा चोला पहनने पे मजबूर क्यों हुए? क्यों मतलब आपने सोचा कि मैं इस वेश में आके, इस भेष में आके मैं देश की सेवा कर सकता हूँ या मैं कुछ अपने आसपास जो चीजें हो रही है मैं उनको बदल सकता हूँ? कुछ कभी तो मतलब आपके मन में ऐसा क्लिक किया होगा कि मैं इस आम इंसान से मैं इस रास्ते पे जाके शायद अच्छा कर पाऊंगा? मेरी हमेशा से ही भक्ति साधना में मेरा विश्वास रहा है कि हम भक्ति लाइन में जाएं। भक्ति कोई आपकी कॉलेज गर्लफ्रेंड है या कोई साधना? भक्ति परम पिता परमात्मा की एक शक्ति है। ठीक है जी, जिसको हम तो बेटे भी है, ज्ञान और वैराग्य, उस भक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। शुरू से ही था आपके मन में इस? परमात्मा की दया से, क्योंकि परिवार के सदस्य माता पिता भी हमेशा सत्संग में जाते थे और बच्चे के संस्कार वहीं से डेवलप होते हैं। धीरे धीरे ये सब बड़ा और जो वस्त्र है ये हमेशा त्याग तपस्या बलिदान समाज को संगठित करने के लिए इस वस्त्र की हमेशा पूजा अर्चना होती है।
और मेरे गुरु को लगा कि मुझे रास्ते पे चुन के चल के मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, तो गुरु ने मुझे सजेस्ट किया था कि कितनी एज थी जब आपने मतलब ये चीज मैं वेशभूषा 28-29 वर्ष का था, अभी 34 वर्ष का हो गया हूँ तब आपने जी। अपना MBA कंप्लीट करने के संन्यास बाद ले लिया था? कुछ 1 साल नौकरी करने के बाद भी उसके बाद मैंने ये क्योंकि वस्त्र किसान परिवार है तो उसका हमेशा यही सोचा कि उसका बेटा इंजीनियर हाँ, बने या मेरी भी इच्छा डॉक्टर थी बने, कि वो एक 15-20 हजार रुपये कमा के घर पे लेके आए, बस इतना ही काफी मानते देखिए हैं। मेरा हमेशा से ही समाज के लिए, देश के लिए काम करने की इच्छा रहती थी, और पिछले जन्म का क्या पुरुषार्थ है उसके अनुरूप भी हमारा जीवन अभी जो जी रहे हैं उसके अनुरूप भी हमें जीना पड़ता है कि पहले हमारा क्या पता पिछले कर्म का मेरा कोई राजयोग था या कोई संन्यास था, क्या था वो प्रभु जाने, मगर उसके अनुरूप ही ये सब जो व्यवस्था चल रही है, उसके अनुरूप ही सब व्यवस्था चल रही है। चलो अभी आप बरवाड़ा विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हो जी विधायक के लिए, तो लड़ने वाले और भी हैं, आप क्या क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रहे हो? सबसे पहले मैंने क्या बताया समस्याएं आपको आसपास नजर आ रही है जिनको आप ठीक कर पाओगे आगे? जब मैं पार्षद बना था उससे पहले मैंने वर्कआउट किया था गांवों में। सबसे पहले मेरा मुद्दा रहता है, जैसे मेरे 11 गांव पहले अंडर में थे, तो मेरी इच्छा सबसे पहले ये थी कि मैं सभी गांव में सबसे पहले एक बहुत अच्छा पुस्तकालय, स्कूल हर जगह है, मगर आज देखते हैं बच्चे स्कूल में जाने के बाद लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं, तो क्यों ना हर गांव में एक अच्छा सुंदर पुस्तकालय हो जो मॉडर्न तरीके से चले, वो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है। और प्रभु की कृपा से, जनता जनार्दन सहयोग से जो मेरी जन्मभूमि है, ये बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पढ़ते लिखते हैं। मेरी इच्छा तो सभी गाँवों में ये बनाऊं। कुछ गाँवों में पहले से लाइब्रेरी है, जैसे ढाणे खान बहादुर है, बाडो पट्टी थी, खेड़ी बरकी थी, इन गाँवों में ऑलरेडी लाइब्रेरी है। ढाणे मीरदाद में अभी बहुत शानदार लाइब्रेरी बनी है, और ढाणे गांव भी जो गांव है, यहाँ भी मैं समझता हूँ कि अभी जब से बना था, इच्छा तो पहले से थी मगर अभी उसका लेंटर वगैरह लगा है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि उस गांव के बच्चों को मैं 100% पढ़ाऊं, उनको रोजगार से जोड़ूं। केवल पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, कि जब बच्चा स्किल्ड हो जाएगा, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा समस्या क्या है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की है। बिल्कुल जी। क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं, आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, बट वी डोंट हैव सिंगल स्किल। अगर आप मत कहता हूँ, अगर 10वीं के 8वीं के बाद भी अगर बच्चे के हाथ में किसी प्रकार स्किल देंगे, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे वो इंजीनियर की हो, चाहे वो खेती बाड़ी की हो, वो किसी चीज का एक्सपर्ट बने, वो बच्चा एक्सपर्ट बने, वो बच्चा कभी भी आपके आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मैं हमेशा से, मेरा विचार रहता है कि मैं नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी किसी को, 2 आदमियों को देने वाला बनूं। और यही मैं सब बच्चों को सजेस्ट भी करता हूँ कि लेने वाले नहीं, नौकर बन के मत रहो, एक मालिक बनने की सोचो। अगर आप बड़ा सोच के रखेंगे तो एक दिन आप अवश्य बड़े बनेंगे। कि जैसी आप विचारधारा करेंगे वैसी पर्यावरण के अंदर अनेकों शक्तियां हैं जो अदृश्य शक्तियां हमें दिखती नहीं है। आज मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ ना, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, आप सबसे देखेंगे, हो सकता है मैं हरियाणा में सबसे गरीब कैंडिडेट हूँ, लेकिन पढ़े लिखे ज्यादा लगते हैं। अगर मेरे अंदर एक जुनून है, जज्बा है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है, दृढ़ विश्वास मैंने किया है कि हमें बदलाव करना है, और बदलाव करने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। अच्छा, जिला पार्षद जब आप रहे, अभी भी हैं, 11 गांव आपके अंडर में है, तो क्या आपने अभी लाइब्रेरी के ऊपर सभी गांव में काम कर दिया है? नहीं, सभी गांव तो कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि देखिए जो सरकार का ग्रांट आने का बिंदु होता है, वो या तो आज MLA के पास में पावर होती है ग्रांट बांटने की, या फिर सरपंच के पास पावर होती है। जो ब्लॉक समिति है और जिला परिषद है, ये केवल लिमिटेड ग्रांट इनके पास आता है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। और वो बच्चा खुचा भी वो चेयरमैन अगर आपको परमिशन देगा तो आपको ग्रांट मिलेगी। ठीक बात। हालांकि मैं तो, मेरा जो वादे किए थे मैंने, जुगलान गांव का था, राजली गांव का था, ढाणेगाण का था, सुलखणी गांव थे, कुछ अलग अलग जगह बुगाना गांव है, या कुछ छोटे छोटे काम किए हैं मैंने, क्योंकि हमारा ग्रांट बहुत ही लिमिटेड ग्रांट होता है। तो मेरा विचार ये है कि अभी 3 साल मेरा हालांकि जिला परिषद में बचा हुआ है, अभी 1.25 साल मुझे हुए, फिर क्यों ना मैंने चिंतन किया, क्यों ना हम इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ कि जो विधानसभा चुनाव अपॉर्चुनिटी है, जिला पार्षद तो है ही है, अगर जनता जनार्दन ने मुझे समझा, मेरी क्या योजनाएं हैं उनको समझा, मैं समझाने में सफल रहा, तो आगे 5 साल का मुझे अवसर मिलेगा, और जो ग्रांट मुझे 28-29 लाख 1 साल में मिलते हैं, वो करोड़ों का ग्रांट मुझे मिलेगा, और मैं उस कार्य की गति को कई गुना ज्यादा स्पीड से उस काम को मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो अभी जैसे वो तो ठीक है, जिला पार्षद के रूप में जो आपने सोचा था कि लाइब्रेरी में खोलूंगा, पुस्तकालय बना दूंगा मैं, स्कूल बच्चे पढ़ेंगे तो काम सेट हो जाएगा, अभी आप ज्यादा गांव को कवर कर रहे हो,
बरवाड़ा हल्के को कवर कर रहे हो। अब आपके, क्योंकि 5 साल पहले कुछ अलग मुद्दे थे आपके सामने, आज कुछ अलग मुद्दे आपके सामने हैं। 10 साल बाद कुछ चीजें, वो दुनिया बदल जाएगी तो और मुद्दे होंगे। अभी आप लोगों को क्या कहते हो कि मैं क्या करके दिखाऊंगा यदि आप मेरे ऊपर विश्वास जताते हो? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ आज किसान के पास, मेरे पास ज्यादातर गांवों का क्षेत्र है। बरवाड़ा एक सिटी है और मिलगेट है। आज भी मेरे सामने जो समस्या है वो खेतों के नाड़ी और खाड़ी की है, और किसान को जो सामान बिकता है, हालांकि एमएसपी सरकार ने देने का योजना बनाई है, मगर मेरा वे ऑफ थिंकिंग है जो किसान प्रोडक्ट के रूप में जो फसल उगाता है वो रॉ मटेरियल बनाता है। सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य है कि जो सरकार की योजना है कि 20 साल से पहले आपने कोई नाली बना दी एक बार, तो 20 साल से पहले आप उसको बना नहीं सकते। और आज देखते हैं मेरे पास भी आसपास दोनों आश्रम के छोटी छोटी नालियां बह रही है और सारा पानी यही वेस्ट हो जाता है। मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि किसान के खेत में 100% पानी उसकी मोरी से उसके नाके तक पहुंचे। दूसरा, किसान खेत में फसल उगाता है, रेडू गाड़ी तो आज जमाना नहीं है, ट्रैक्टर ट्राली लेके जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं उस कच्चे रास्ते हैं। तो किसान के लिए दो मेरे विषय बहुत जरूरी है कि वो सबसे पहले कि खेत में पानी पहुंचे, दूसरा उसका खेत का रास्ता ठीक ठाक अच्छी व्यवस्था से, ताकि फसल को ले जाने में या खेत में जाने में अच्छे से उसका उपयोग हो सके। तीसरा, अभी फसल किसान उगा रहा है, जीरी लगा रहा है, कपास लगा रहा है, मक्का बाजरा जो लगा रहा है। आज देखते हैं, आज उगाने के बाद भी उसको अगर मार्केट में बेचे तो कुछ ही पैसे उसको मिलते हैं। आज कोई भी कंपनी देख लीजिए उठा के, वो अपने रेट खुद फिक्स करती है, मगर एक किसान बेचारा ऐसा है जो अपने रेट पूरी दिन रात मेहनत करता है मगर फिर भी अपनी फसल के रेट नहीं तय कर पाता। मेरा बिंदु ये रहेगा कि सारे गांव में हम छोटे छोटे एम्पायर खड़े करें ऐसे बिजनेस के, कि वो किसान लोग वहीं से वहीं अपना रॉ मटेरियल बेचे और वहां उनकी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी हो उन कंपनियों के अंदर, जो लिमिटेड कंपनियां या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, ताकि वो किसानों के लिए वहां रॉ मटेरियल बेचें और वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होके वो जब मार्केट में जाएं तो कुछ ना कुछ हिस्सा उस फसल का उस किसान को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ किसान अवश्य ही आगे बढ़ेगा हमारा। ठीक है जी। और तीसरा बिंदु भी आज देखते हैं बहुत से एरिया में सेम का क्षेत्र आया हुआ है, तो आज समस्या बहुत बड़ी है किसानों के सामने। उसका भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि कुछ ऐसा बोर सिस्टम हर गांव में लगाया जाए, 15 से 20, ताकि वो पानी नीचे जमीन में जा सके और जो धरती हमारी खराब हो रही है उसको हम ठीक कर सके। या कुछ ऐसे हम एक खाद में गोबर से डेवलपमेंट करने सोच रहा हूँ कि गौशाला में आज गोबर देखें पूरा वेस्ट हो रहा है, कोई उपयोग नहीं है, तो हम उस पर प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसी खाद बनाएं जिससे वो वहां ज्यादा केचुआ पैदा हो और हम कम से कम फर्टिलाइज का उपयोग करके हम उसको जो फसल का उत्पादन वो बढ़ाएं, और वहां ज्यादा अच्छी फसल और वह अच्छे से केचुए धरती को ग्रैब करके उसको डंपिंग करके खोद के उसको एक किसान को बहुत अच्छा लाभ वहां से मिल सके। ठीक है जी। अभी जैसे हम देखते हैं जो यूथ है जी, अपना यंग जनरेशन है, नशे की तरफ ज्यादा जा रही है, और ये विषय गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि जब यूथ ही नहीं होगे तो देश क्या करेगा जी। नशे के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही है? जब आप विधायक बन जाएंगे तो आप किस तरीके से आप आगे अपनी सहमति भेजेंगे? मैं हर गांव के लिए 3 आयाम लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि हर गांव में मैं बहुत अच्छा पुस्तकालय खोलना चाहता हूँ। दूसरा, मैं हर बच्चे को अपने धर्म संस्कृति के साथ जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम पढ़ लिख तो जरूर रहे हैं, जो शिक्षा का मंदिर है वो हमारे पास हो गया, मगर जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे धर्म से जोड़ने वाला मंदिर है वो देवालय है। मैं हर गांव में बहुत अच्छा देवालय बनाना चाहता हूँ, वहाँ अच्छे पंडित हो, वेदों के ज्ञाता हो, ताकि जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म की, अपने संस्कृति की, अपने संस्कारों की, अपने रहन सहन की, अपने खान पान की, अपने शिष्टाचार की अगर वो बच्चों को जानकारी देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। अपना जो रास्ता भटक रहे हमारे युवा, उससे नहीं भटकेंगे। तीसरा मेरा बिंदु रहता है कि हर गांव में आज किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि जो बेसहारा गौवंश है उसमें कुछ देसी है कुछ विदेशी नस्लें हैं, तो हर गांव में भी गौशाला हो, ये मेरा एक बहुत बड़ा बिंदु मैं लेके चल रहा हूँ। 3 मेरे आयाम सबसे मेन प्रायोरिटी पर रहते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड है ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि जिस देश का धर्म संस्कृति विरासत हो जाता है, मैं समझता हूँ देश का पतन अवश्य होता है। और इन चीजों को बचाना मैं अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी समझूंगा कि जब हमारा बच्चा हमारी संस्कृति से जुड़ जाएगा। आज छोटे बच्चे हैं, उनको वो हम बिल्कुल संस्कारों संस्कृति से बिल्कुल विमुक्त कर रहे हैं, हालांकि उनके माँ बाप भी उन चीजों से दूर जा चुके हैं। आज सुबह उठ के ना कोई बच्चा अपने माँ बाप के पैर छूता,
ना दादा दादी से बात करता, ना दादा दादी बच्चे हैं, हर परिवार आज सिंगल रहना चाहता है। बिल्कुल जी। अपने परिवार के साथ से बिल्कुल कट चुका है वो अपने बुजुर्गों से। तो मैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप की भी कमी समझता हूँ कि जब वो लड़की देखने या लड़का देखने जाते हैं तो कहते हैं चौधरी मेरी छोरी काम ना करेगी। तो हाँ। छोरी काम नहीं करेगी तो क्या करेगी, अब मुझे बताइए। जब हम हमारे बच्चों को खुद को बदल कह रहे हैं कि मेरी बेटी काम नहीं करेगी, तो वो मैं समझता हूँ कि वो परिवार को बर्बाद करने में सबसे अहम रोल है तो माता पिता का होता है। अगर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, जन्म से उनको सब कामों में लगाएंगे, मैं भी हमेशा से गेहूं कटाई किया, सब काम मैंने किए हैं, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार भी दिए थे कि बेटा जो हमारे संस्कार, जो हमारी मूल जड़ है, उस मूल जड़ को हमें कभी भी नहीं भूलना है। अगर माँ बाप अच्छे संस्कार देंगे, धर्म कीर्तन पूजा अर्चना कराएंगे, ध्यान साधना कराएंगे, योग व्यायाम आसन कराएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे युवाओं को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो वैष्णव की तरफ जाएंगे। और सबसे पहले अकेलापन के कारण आदमी ये सब चीजें कदम उठाता है, क्योंकि अकेला आदमी घुटन महसूस करता है और अपने घुटन को दूर करने के लिए वो किसी न किसी अन्य रास्ते पे, गलत रास्ते पहुंच गलत जाएगा, रास्ते को चुनता है। तो सबसे पहले माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आजकल माताएं भी, हालांकि मातृशक्ति के बिना ये संसार नहीं चलता, मातृशक्ति के बिना हम भी इस धरती पर नहीं आते, मगर मैं समझता हूँ कि मातृशक्ति का सबसे पहला काम था एक गृहिणी के रूप में, एक अपने परिवार में रह के अपने परिवार का सही से नियोजन करना। अगर आपके परिवार अच्छा है, आप पहले माताएं देखिए घरों में रहती थी, अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती थी, या स्वेटर बुनती थी, या कुछ उत्पाद बनाती थी, अचार बनाती थी, पापड़ बनाती थी, वो पहले हमारी माताएं बनाती थी। बाहर से हम कुछ भी नहीं खरीद के लेके आते थे, मगर वो उसके साथ साथ अपना व्यवसाय भी घर से चला लेती थी कुछ ना कुछ करके, और अपने बच्चों को भी वो अपने साथ रखती थी संस्कार देने के लिए। मगर आजकल क्या है, हर कोई मॉडर्न बन गया है, अपनी नौकरी करना चाहता है, सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। तो सब स्वतंत्रता रहना अभी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा हमारी संस्कृति का दोहन होना है, हमारे युवाओं को गलत रास्ते पे लेके जाना है। आपका कहना यही है कि हम तो प्रयास करेंगे कि नशे के ऊपर कंट्रोल हो, जी। लेकिन शुरुआत माँ बाप बच्चे के माँ माँ बाप से हो बाप जाती से है। होगी। माँ बाप अगर बच्चे का ध्यान रखेगा 100%, तो बच्चा उस कभी भी रास्ते नहीं पे जाएगा बिगड़ेगा, ही नहीं। उस रास्ते पे जाएगा नहीं। आज बच्चा फोन पे लग रहा है, माँ बाप को पता नहीं क्या कर रहा है। मगर आज हम देखें, आपकी जनरेशन में देखें, मेरी जनरेशन, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, सबको पता है बच्चा क्या कर रहा है। आज माँ भी सोचती है कि मैं घर का काम कर लूं, बच्चों को इतना फोन पकड़ा दूं, तो बिल्कुल जी। बच्चा वो एडिक्ट हो जाएगा। और उससे पहले भी माँ अगर घर में अकेली है, तो पहले की माताएं रामायण देखती थी, सीरियल देखती थी अच्छे अच्छे संस्कारों के। तो जैसा बच्चा, जिस प्रकार मनु ने माँ के गर्भ से सीखा चक्रव्यूह तोड़ना, बच्चा जब पेट में हो जाता है 3 महीने का, उसके बाद जो माता एक्टिविटी करती है वो 100% उस बच्चे के ऊपर मानसिकता हो जाती है, और वो बच्चा आगे चल के वैसा ही बनेगा। ठीक तो है मैं तो कहता हूँ माताओं को अच्छे ध्यान सत्संग में जाना चाहिए, अपने अच्छी टेक्नोलॉजी के विषय में सोचना चाहिए। अगर फोन का उपयोग करें तो अच्छी विचारधारा से उनसे आप सुनेंगे, तो फोन में दोनों दोनों चीजें होती है। हम्म। आपको कौन सा उपयोग करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सास बहू के झगड़े देखने तो फिर वो झगड़ालू बच्चा पैदा होगा, वो झांसी की रानी पैदा नहीं होगी आपके घर में, शहीद भगत सिंह नहीं पैदा होगा आपके घर में, बिल्कुल डॉक्टर स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके घर में पैदा नहीं होगा, वो फिर वैसा ही आतंकवादी जैसा बन के आपके घर में पैदा होगा। बिल्कुल जी, बात बहुत बढ़िया कही है। यदि आपको भगत सिंह चाहिए है, यदि आपको झांसी की रानी चाहिए है, तो सास बहू के सीरियल वाले नाटक देखना बंद करें, कुछ अच्छी चीजें देखें, तभी हमारे घर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य जो महान पुरुष हुए हैं वे आएंगे। आगे जैसे अभी 10 साल से हमारी सेम पार्टी राज कर रही है हमारे हरियाणा में जी, यदि हम राज्य लेवल पे बात करें, तो कर्मचारी वर्ग देख लो, किसान वर्ग देख लो, स्टूडेंट वर्ग देख लो, आशा वर्कर देख लो, आंगनवाड़ी के कर्मचारी देख लो, सब लोग सड़कों पे हैं जी, सब लोग धरने प्रदर्शन करने पे मजबूर है। इसके पीछे क्या कमियां रही है सरकार की, जो लोग मजबूर हो रहे धरने प्रदर्शन करने के लिए? और यदि कमियां हैं तो आपके नजरिए में उनका सोल्यूशन क्या होगा? मैं तो समझता हूँ कि एक जो सेवक होता है, या मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, या एक विधायक चुन के जाता है, वो जनता की सेवा करने के लिए होता है। और जो जनता मांगती है, मैं नहीं कहता 100% जनता ठीक होती है, ठीक है 5-10% लोग उपद्रवी होते हैं, वो अपना काम भी करते हैं, मगर ज्यादातर फीडबैक आजकल हर प्रकार के सर्वे है। अब जो जनता ज्यादा डिमांड करती है आप उसको फिलफिल कीजिए, आपकी समस्या हल है। आपके एरोगेंट के कारण, आपकी निगलेंसी के कारण, आपके ईगो के कारण ये सब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अगर जनता क्या मांग रही है आप वो देंगे तो वो समस्या हल हो गया। आज हमारा वर्क जो कर्मचारी है उसको क्या चाहिए, आप उसे टाइम
टाइम के अनुसार काम कराइए। सुबह 8 बजे से आया तो 2 बजे तक आपको काम करना है, उसको आप डेडलाइन दीजिए। आज प्राइवेट कंपनी इतनी कामयाब क्यों है? उन्होंने अपना डिसिप्लिन बनाया हुआ है, पंच किया है तो भैया इस समय तेरे को आना है तो आना है, नहीं तो तेरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। ये सब सरकार के नियम लागू क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल। बिगाड़ते कौन है? सरकारें ही बिगाड़ती है हमारे एम्प्लॉइयों को, और एम्प्लॉय को बेचारे को उठा देती है। एम्प्लॉय किस लिए नौकरी करता है? कि जब मैं नौकरी करूं, मेरे परिवार के साथ रहूं, मैं खुशहाल रहूं, बिल्कुल। है आनंद से मेरा परिवार के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। अब नौकरी आपको मिल गई डी ग्रुप की, आपका घर तो है हिसार में, आपको उठा के फेंक दिया मेवात में, क्या मतलब है? ठीक है। आपको सुख कहाँ गया आपका? वो आदमी वैसे स्ट्रेस में आ जाएगा, उसका जीवन वैसे ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। वो वहां रहेगा, परिवार वहां रहेगा, ना कोई चर्चा, ना कोई विषय, ना कोई, ये सब खत्म हो जाएगा ना। किस लिए? ये कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, यदि सरकार सही सिस्टम बना अगर सरकार, मैं कहता हूँ 20, 30, 40 किलोमीटर दायरे में किसी एम्प्लॉय को रखी है, और सबसे बड़ा कारण यही होता है, ट्रांसफर के कारण आते हैं। आज कहते हैं चलो पार्टी में करप्शन नहीं है, मगर आजकल सबसे ज्यादा करप्शन है तो ट्रांसफर के अंदर है। मेरे पास ऐसे अनगिनत केस पड़े हैं कि मेरे पास आते हैं, बाबा ट्रांसफर दे दो, मेरे पास नोट, मैं आगे भेज देता हूँ, भैया हो जाएगा, महीना अगला वेट करता नहीं होता, और अगला अगर कुछ नीचे सरकार के आता है तो वो लेटर पास होके आ जाता है। ऐसे क्यों भाई? अगर पॉलिसी बनाई है तो आप पॉलिसी को लागू कीजिए ना प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल। आपकी ट्रांसफर पॉलिसी है या कोई अन्य एम्प्लॉय की पॉलिसी, उस पॉलिसी पे काम कीजिए, या तो आपको मजबूत कीजिए इतना कि आपके ऊपर कोई करप्शन किसी प्रकार का भी हो ना सके। 100% आप ऑनलाइन करें तो ऑनलाइन ही कीजिए उस चीज को। तो ये सरकार की जो विचारधारा होती है वो अनइक्विवेलेंस के कारण भी होती है, और अनुभव के कारण भी होती है कि हमें अनुभव नहीं होता। आज कोई भी बन गया चलो मुख्यमंत्री, उसको ये नहीं पता कि गरीब समाज, सामान्य परिवार की समस्याएं क्या है, उसका हल किस प्रकार हो सकता है। जब कोई ग्राउंड शूट के आदमी जाएगा तो जो बिना थोपा हुआ है वो इन चीजों को समझ सकता है। आप ये बात कह के किस मुख्यमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री था जो चला गया अभी, कि अपने को हम मालिक नहीं है, राजा है तो कोई राजनीतिक कैरियर भी 5, 10, 15 साल के लिए होता है, 20 साल हो जाए ज्यादा में ज्यादा, उससे ज्यादा लाइफ नहीं होता राजनीति का। कोई किसी ने ज्यादा तपस्या कर रखी है तो वो ठीक है, हो सकता है, मगर कभी न कभी तो आपका ग्राफ डाउन आएगा। बिल्कुल आएगा। और आज बीजेपी 5 सीट हारी है या कांग्रेस 5 सीट जीती है, तो उनके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठे हैं उनके कारण ये सब चीजें हो रखी है कि हम लोग केवल हवाई बात करते हैं, ग्राउंड पे काम नहीं करते। ग्राउंड का जो कार्यकर्ता है किसी पार्टी का भी हो, अगर आप कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है, किसी कंपनी का एम्प्लॉय सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी होती है, अगर आप उसकी निगलेक्ट करेंगे, उसके साथ अत्याचार करेंगे तो कभी न कभी तो वो उपद्रव आपके अंदर खड़ा होगा। और आज देख रहा हूं मैं अनेकों पार्टियों में इसका सबसे मेन कारण है, आज मैं भी हूं तो उसके कारण हूं कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी के कारण, उनकी ना सुनने के कारण आज हमारा एम्प्लॉय भी रोड पे बैठा क्यों बैठा है? मुझे भी मेरा ग्रांट लेने के लिए धरने पे बैठ के मुझे मेरा ग्रांट लेना पड़ा, हालांकि मैं सरकार के अंदर था, सरकार को वोट दिया। यानी कि अभी जो प्रेजेंट हमारी सत्ताधारी पार्टी है उसके अंदर खुद चुने हुए लोग भी धरने करने पर मजबूर है। मैंने धरना करके वोट ली, अपना ग्रांट लिया है। मैंने मेरे वादे किए थे मेरे जनता को कि मैं 1 साल के अंदर ये काम करके दूंगा, मेरा ग्रांट पास नहीं हुआ तो मैं धरना देके वो लिया, फिर मिल गया आपको? हाँ, मैं तो लेके आया हूँ, छीन के लेके आया हूँ। कहते हैं जब पहले मांगो हाथ फैलाइए, नहीं मिलता तो आपका अधिकार की बात करो, किसी दूसरे का अधिकार के नहीं। मांगिए, मांगता नहीं तो छीन के लिए, छीन के नहीं मतलब लड़के लीजिए। तो ये तो हमेशा से होता है कि सरकार में कहीं ना कहीं गैप रहता है, एक सोच का, विचारधारा का। ठीक है जी, अभी जैसे आपने ग्राउंड लेवल की बात करी, तो अभी आप जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हो, वहां पे अपने आप को कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? कितनी जनता आपके साथ है? कितना प्यार आपको मिल रहा है? क्या देख रहे हो? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जनता का है। मैं आज एक विचारधारा लेके चल रहा हूँ कि हमें जीरो, जिस प्रकार एक हमारी खेती होती है जीरो मैनेजमेंट की, जीरो एक्सपेंडिचर की, कि हमें सबसे कम खर्चा करके हमें चुनाव जीतना है। हमें ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी, वोट देने आपको है, वोट लेने मेरे को है, काम आपको मुझसे पड़ेगा। तो जो 20, 30, 50, 100 गाड़ियां आप लेके चल रहे हैं, या हजारों लोग अपने बाहर से बुला के मैदान में उतारे हो, किस लिए? जब आप मुझे और एक दूसरे को जानेंगे तभी काम होंगे ना। अब कोई थर्ड पर्सन ही बैठा है, आप उसको नहीं जानते, वो आके वोट मांगेगा, ठीक है दे देंगे, कोई समस्या नहीं है, मगर जब काम पड़ेगा तो वो तीसरा आदमी कहाँ मिलेगा आपको? दूसरे हल्के का उठा के लेके आएंगे क्या कि भाई बरवाले का समस्या ये है, और बरवाले की समस्या तो हमेशा से यही रही है। तो अब की बार जनता की आवाज थी, और हमने लिख के भी पार्टी को दिया था। मैंने नहीं, अनेकों किसान संगठनों भी लिख के दिया, उन्होंने विद्रोह भी किया,
अनेक किसान संगठनों ने भी, जिनमें मैं भी शामिल था। ठीक है, मैंने अपना विद्रोह हमारी पार्टी के सामने रखा, विषय रखा कि नहीं, 52 लोगों ने साइन किए, ये आदमी हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए, बाहर कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। मैंने जहां तक रिसर्च किया है, आप बीजेपी के चाहते हैं, मतलब आप बीजेपी का समर्थन करते थे या बीजेपी की विचारधारा आपको पसंद थी? हम सनातनी हैं, देश धर्म समाज के लिए काम करने वाले हैं। जो देश धर्म के लिए सबसे पहले हमारे लिए धर्म है, देश बाद में मेरे लिए, एक सनातनी के नाते। आपके लिए शायद पहले देश हो सकता है, बाद में धर्म हो, मगर मेरे लिए सबसे पहले धर्म बचाना जरूरी है। आज जो आपने विषय किया था, परसों क्वेश्चन मार्क किया था कि युवा क्यों भटक रहा है, वो धर्म के कारण भटक रहा है। क्या हमारे सिख बंधु भटके हुए इतने? आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए इस विषय पे। क्या हमारे मुस्लिम बंधु भटके हुए हैं, जैन बौद्ध क्या भटके हुए हैं? वो अपनी आइडियोलॉजी पे आज भी कामयाब है, मगर हम लोग ना तिलक लगाते हैं, ना हम चोटी रखते हैं, ना हम जनेऊ पहनते हैं। तो मेरे लिए सबसे पहले धर्म है, धर्म को बचाना बहुत जरूरी है। धर्म बच गया तो हम सब बच जाएंगे। बीजेपी की विचारधारा से आप प्रेरित हैं, और जैसे भी मंदिर हम तो बना रहे नहीं, हैं, बीजेपी हमसे है। सन्यासियों से बीजेपी चलती है, बीजेपी सन्यासी नहीं चलते। मंदिर बना रहे हैं जी, जी, लेकिन स्कूल कॉलेज उस स्तर पे नहीं बना रहे। कहाँ नहीं बन रहे स्कूल? इतने हर गांव में आज स्कूल है। अभी हर गांव में आज 10 सालों की बात हर करें, गांव हरियाणा में बहुत सारे स्कूल बंद हुए हैं जिस मैं सरकारी। गांव ढाणे गांव में बैठा हूँ आज, वो सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं। आज मैं ढाणे गांव में हूँ, छोटा सा गांव है ये, 4 के लगभग आबादी होगी, मगर इस गांव में भी आज 4 स्कूल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? एक सरकारी स्कूल और 3 प्राइवेट स्कूल, 2 तो अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, चलो छोटा मोटा चल रहा है। तो प्राय अभी सरकारी स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने आजकल निगलेक्ट कर दिया है। नौकरी चाहिए मैं सरकारी, मगर जब बच्चे पढ़ाने की बात आए किसी सरकारी एम्प्लॉय की भी, तो अपने बच्चे प्राइवेट में भेजेगा। तो सरकार कहाँ से उसका खर्चा वहन करेगी? इतने खर्च, स्टाफ की सैलरी कितनी है आज? एक नॉर्मल से अध्यापक की सैलरी मानो तुम्हारा 60-70 हजार रुपए नॉर्मल है। बिल्कुल, अगर बच्चे वहां 10 पढ़ेंगे तो कितने एम्प्लॉय तो हर रोज वहां चाहिए, लेकिन वहां कितना पे स्टाफ वहां चाहिए, कितना मैनेजमेंट व्यवस्था वहां चाहिए। तो सरकार पैसे कहाँ से लेके आएंगे? अपने बच्चों को सरकार में भेजिए। जितने बड़े बड़े नेता फेता हैं उन सबको बोलिए कि अपने बच्चे सरकार में डालेंगे। मैं तो कहता हूँ नेताओं को नेतागिरी करने के लिए भी एक एग्जाम होना चाहिए। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, बच्चा कोई नौकरी करता है, पीएन की नौकरी करता है, डी ग्रुप की, तो उसको भी अपने एग्जाम पास करना पड़ता है। तो इस देश के नेताओं के ऊपर ये कानून क्यों नहीं लागू हो सकता? इस देश के नेताओं के लिए भी एक कोई कानून प्रक्रिया होनी चाहिए कि आपको इस कानून प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपको ये इंटरेस्ट टेस्ट आप पास देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार अमेरिका में डिबेट होती है, बिल्कुल जी, हर विषय पे ऊपर डिपेंड होती है कि आप कितने मैच्योर इस काम के लिए, आप इस देश को चलाने के लिए लायक भी है कि नहीं है। इस देश में तो जो गुंडागर्दी करता है, कुछ करता है, अनपढ़ है, जो भी अनपढ़ का विषय ले लीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग थे, बड़े अनपढ़ होते थे, फिर भी सारे समाज को एक साथ जोड़ के चलते थे। आजकल तो ये लुटेरे आ गए हैं, बिजनेसमैन आ गए हैं, कितने पैसे लगाऊंगा तो मुझे इतना रिटर्न करना है। बिल्कुल जी, पहले रिटर्न की सोच, पहले रिटर्न की सोचते हैं। आज मुझे लोग से बहुत से कहते हैं, बाबा तू ना ऑफिस खोलता, ना कुछ खर्चा पानी देता, ना तू कैंपेन करता, इतना किस लिए करूं भाई? कहां से रिकवर करेंगे हम? जनता का पैसा खाएंगे ना हम। बिल्कुल जी। फिर तो हम वो अननेसेसरी खर्चा क्यों करें? मैंने जिला पार्षद चुनाव लड़ा, बहुत ही कम अमाउंट में लड़ा, और जो मेरे प्रतिद्वंदी थे उन्होंने मेरे से कई गुना ज्यादा खर्चा किया। तो खर्चा वो बन जाते तो कहां से पूरा करते? आज मैंने 100% जितना मेरा ग्रांट आया, आप कहीं भी डाटा चेक कर लीजिए, किसी भी ठेकेदार को पूछ लीजिए, एक पैसे का हमने किसी से लेन देन नहीं किया। अगर वही खर्चा मैं लगा के लेके आता तो सबसे पहले मैं मेरा पैसा रिकवर करता, बाद में मैं जनता की सोचता। तो ये विषय तो मैं जनता से निवेदन करूंगा कि आप सोच के चलिए कि आपको कैसा आदमी चाहिए। आपको आज खिलाने पिलाने वाला चाहिए, आपको आज खिलाना पिलाने वाला चाहिए, या 5 साल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला चाहिए? बिल्कुल, तो फैसला जनता को करना होता है, और जनता जनार्दन होती है। यहाँ पे बाबा जी ने एक बात बहुत अच्छी करी है कि यदि हरियाणा में या पूरे कहीं पर भी यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है 4th ग्रेड की, तब भी आपको एक पेपर 2 पेपर देने पड़ते हैं। लेकिन एक नेता जिसको पूरा देश संभालने की जिम्मेदारी जाती है, पूरा हल्का संभालने की, पूरा राज्य संभालने की जिम्मेदारी जाती है, उसका कोई टेस्ट होता नहीं। टेस्ट नहीं। वो तो 8वीं पास भी इलेक्शन लड़ सकता है, वो अनपढ़ हो तो भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये बात सही करी है, ऐसा होना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि ऐसा कोई नियम आ जाए तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरी बात बाबा जी ने करी कि आज जो आपके सामने कैंडिडेट खड़ा है वो कितने पैसे खर्च कर रहा है। यदि वो ज्यादा कर रहा है तो कल को पूर्ति आपके पैसों से ही होनी है, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ में बाबा जी ने एक बात और करी कि मेरे प्रतिद्वंदी भी, जब इन्होंने जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा था तो वहां पे आपने कितने वोटों से जीत हासिल करी थी, और अब
विधायक के इलेक्शन में आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कुछ रहने वाला है, कितने वोटों से आप जीत हासिल करने वाले हो? जो मेरा पहला का चुनाव था वो भी केवल 17 दिन का था। 17 दिन में हमने चुनाव जीता। उस समय 35,000 वोट 11 गांव में है और 6771 वोट लेके मैं सबसे आगे था, ठीक है, जिसमें 2761 कुछ वोटों की लीड मुझे थी। ठीक है। वो भी हमारी जो अनुमान था वो 5,000 से ऊपर का था, मगर क्या है, सरपंच का चुनाव बाद में हुआ तो कुछ एक दूसरे से सेटिंग हो गई गांवों ठीक है, में, तो हाँ। थोड़ी व्यवस्था हो गई थी। हम्म। और अब भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगले 5-7 दिन में आप देखेंगे तो समीकरण बहुत कुछ बदला हुआ, आप जनता बीच में जाएंगे तो आपको मिलेगा। अभी जैसे बरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी से आपके रामनिवास गोडला जी आपके सामने हैं, बीजेपी से आपके गंगवा जी आपके सामने हैं, इनेलो से संजना जी आपके सामने हैं। तो इन तीनों कैंडिडेट को आप कहाँ पे देखते हो कि आपके टक्कर में? वो तो जनता आपको उसका उत्तर दे सकती है, मैं इसका उत्तर देने वाला उपयुक्त समय न हो। अभी नहीं आया है। आदमी मैं उपयुक्त समय नहीं है 5-7 दिन बाद आप और मैं बता आदमी पाओ। भी नहीं कि मैं आपको उत्तर दे सकूं। उसका जवाब तो आपको जनता जनता के देगी। बीच में जाके देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ 5 तारीख को जनता बहुत अच्छा इसका जवाब देगी, फीडबैक देगी और 8 तारीख को इसका सामने आपको रिजल्ट भी मिलेगा। वैसे एक कोण यहाँ पे सही बनता है जो आपके पक्ष में जाता है। जी बरवाड़ा ने कभी भी रिपीट नहीं किया जी एमएलए, जी जी तो रामनिवास गोडला जी वहां पे थोड़ा वीक जी पड़ सकते हैं, बे रिपीट एक बार बन चुके हैं वो। जी जी बीजेपी का आज तक कोई जीता नहीं जी बरवाड़ा से, जी जी तो वहां पे बीजेपी साइड में हो सकती है। बच गए आप यहाँ पे, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। जनता जनार्दन परमात्मा जो करेगा मुझे स्वीकार्य है। अच्छा जी, राजनीति की बातें हमने करी, साथ में जैसे अभी मैं यहाँ पे देख रहा था आपके ऑफिस में आने के बाद कि आप गौ सेवा भी बहुत ज्यादा कर रहे हो यहाँ पे। कितनी गौ माता आपके यहाँ पे आप पाल रहे हो या सेवा कर रहे हो, और कितने टाइम से आप ये चीजें कर रहे हैं? आज मैं जो भी हूँ वो गोमाता के आशीर्वाद से हूँ। उसी की निष्काम जो सेवा हम कर रहे हैं उसका फल है। कहते हैं कि आप सेवा करो, कुछ भी कोई बिजनेस के लिए काम करता है, कुछ के लिए करता है। मैं तो बस अपने पुरुषार्थ के लिए काम करता हूँ कि जो बेसहारा गौवंश, मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले मैंने आपको मेरे 3 बिंदु बताई थी, पुस्तकालय अच्छा हो, अच्छा मंदिर हो और इस गांव में अच्छी गौशाला हो। तो मेरा प्रायोरिटी ये रहती है कि आज जो बेसहारा गौवंश है वो रोडों पे ना भटक के किसी न किसी गांव में, हर गांव में जमीन होती सरकारी अनुदान से भी आप गौशाला डेवलपमेंट कर सकते हैं। पिछले 13 वर्ष के लगभग मुझे हो गए हैं कि मैं गौ सेवा में हूँ और मैं केवल गौशाला संचालित नहीं करता। मेरा उद्देश्य है कि वो किस ब्रीड डेवलपमेंट, नस्ल सुधार करना मेरा मेन फोकस है। ठीक है। अब तक हमने 24 लीटर तक की देसी गोवंश पाठी तैयार कर आप ली। इनके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हो जी साथ हाँ, साथ में, मेरा मेन सेवा फोकस, तो कर ही रहे हो मेरा आप। बिंदु मेन फोकस वही है कि जो रोड साइड गाय हैं उनको भी हम इकट्ठा करके किस प्रकार हम एक अच्छी ब्रीड उससे तैयार कर सकते हैं। आज ब्राजील इतना आगे बढ़ा हुआ है, क्यों आगे बढ़ा हुआ है? क्योंकि वो उस पे मेन फोकस उसका ब्रीड डेवलपमेंट का है। इतनी ठीक अच्छी है। सुंदर गाय आज लाखों करोड़ों करोड़ों की वहां बिकती है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। क्यों नहीं है? हम आइडियोलॉजी लेके काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, केवल एक सेवा भाव लेके चल रहे हैं कि गाय है, गौ माता है, उसको भोजन किया, प्रसाद दिया, स्वामी लगाए, खिलाया, हम छोड़ दिया। विमुक्त, दूध पिया, रोड पे छोड़ा या गौशाला छोड़ा है, काम से मुक्त नहीं। गाय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, रीढ़ की हड्डी है। राजू भाई दीक्षित जो जो बताया, चाहे वो हमारे खान पान से लेके हो, गाय दूध देती है डायरेक्टली और गौमूत्र देती है, उससे हम 3 उत्पाद और करते हैं, दही, घी, लस्सी बनाते हैं। तो ये 3 आयाम हो रहे हैं। आज बिजनेस किस पे चल रहा है? क्या घी का बिजनेस आज नहीं है? लस्सी का बिजनेस आज नहीं है? आज जो किसान खेत में जो ऑर्गेनिक खेती करता है वो किससे होती है? वो गाय से होती है। प्राकृतिक खेती जिसको हम बोलते हैं वो गाय से होती है। दूध दही का बिजनेस सब गाय का कर रहे हैं, बड़े बड़े वीटा लेक्सी जैसे प्लांट चल रहे हैं, किसे चल रहे हैं? गाय से चल रहे हैं। तो गाय सबका बिजनेस व्यवस्था की केंद्र बिंदु है। और जब से गाय हमारी अर्थव्यवस्था से कटी है, किसान की हालत खराब हुई है, हमारे संस्कारों में कमी आई है। क्योंकि कहते हैं हरियाणा प्रदेशों प्रदेश हरियाणा दूध दही का खाना, और आप जैसा भोजन करेंगे, जैसा अन्न आप ग्रहण करेंगे, वैसा ही आपका मन होगा। बिल्कुल। आज हम हर एक जीव को मार रहे हैं, यूरिया, डीएपी स्प्रे करके, एंडोसल्फान करके, तरह तरह की स्प्रे करके हम आज हमारे जो मित्र कीटाणु है उनको खत्म कर रहे हैं। जब हम हमारे मित्रों को खत्म कर देंगे तो कौन पैदा होंगे? हमारे दुश्मन पैदा होंगे। दुश्मन ही बचेंगे। और हमारे मित्र कैसा पैदा होंगे? जब हम उनको खाने के लिए अच्छी चीज देंगे। आप है मेरे मित्र, आपको मैं खिला रहा हूँ जहर, तो मैं आपका दुश्मन हूँ। आप मेरे अच्छे मित्र तो आप मुझे अच्छे
धरती को जो पोषण होते हैं वो देंगे तो अच्छी खेती पनपेगी। और अच्छे पोषण किससे आते हैं? गाय के गोबर से आते हैं। जब आप गाय का गोबर खेत में डालेंगे तो मैं समझता हूँ कम से कम 3 साल तक आप, अगर किसान के बेटे हैं तो कम से कम 3 साल तक आप किसी प्रकार की भी कोई यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं है। और गौशाला के पास भी आप देखेंगे बहुत ही कम यूरिया डीएपी का उपयोग करते हैं, और हम ज्यादातर देसी खाद का उपयोग करते हैं, और फिर भी हमारी फसल सबसे अच्छी यहाँ खड़ी हुई है। अभी कितनी गायें हैं जी अपने पास? अभी जो ये कुटिया है, 1.5 वर्ष पहले मैंने पार्षद बनने के बाद यहाँ करीब 95 के लगभग गायें हैं। मेरे पास जो भी एक्सेस होती है, वो डोबी गौशाला बहुत बड़ी है, राजेंद्र गावड़े चला रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ गौशाला बनी हुई है, या डडूर है, या मेरे पास अन्य और भी 6-7 गौशाला है जहाँ मैं नस्ल सुधार का काम करता हूँ। व्यवस्था तो यहाँ के भी और उन गौशालाओं के भी समाज के सहारे चलती है। जो भी काम होता है वो समाज चलाता है, हम तो एक उनके सामने फेस है, एक उनकी व्यवस्था को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं कि ठीक ठाक सुचारू रूप से चलती रहे। यहाँ से एक अपील मेरी भी रहेगी, नेता तो सारे ही हैं, बाबा जी भी एक नेता के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं, लेकिन नेता के साथ साथ अच्छे काम और क्या किए जा रहे हैं आपके उम्मीदवारों के द्वारा, वे भी आप जरूर देखिएगा। इसके साथ ही कुछ लोग आरोप लगाते हैं जी, गौ भक्त के नाम पे, गौशाला के नाम पे आजकल कुछ लोगों ने बिजनेस भी चला लिया जी, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? कि वो कोई आवे है, मैं गौ भक्त बन गया, ये हमारा साथ है, ठीक है, ये ऊपर से एक बन के आया है, नीचे आके 5 हो जाते हैं, और सबका साइज भी अलग अलग है, ये आप देख लीजिए। तो ये प्रकृति है, नीति है, हर एक आदमी किस प्रकार उसका जो पैसा आता है उसका उपयोग करता है, वो अगले की सोच के ऊपर निर्भर करता है। मगर जो गाय का खाता है, जो देश का खाता है, धर्म का अत्याचार के खाता है, पैसे जागरण के नाम पैसे ले लिए, उसकी 2 पीढ़ियां तो काम कर सकती है, तीसरी पीढ़ी आप देखेंगे बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ये मैं नहीं कहता, प्रत्यक्ष रूप से आप समाज में जाके जिन्होंने भी गाय के नाम पे पैसा खाया है, वो उनकी पीढ़ियां, उनका वंशज खत्म हो गया है। ठीक है जी। इसके साथ ही हरियाणा में अब जितनी भी नौकरियां मिलती है जी, जैसे आप विधायक चुने जाते हो तो हरियाणा में जितनी भी नौकरियां मिलती है वो सीईटी के बेस पे मिलती है जी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की। युवा परेशान है क्योंकि भर्तियों के एग्जाम में बैठने के लिए 4 गुना कोई मौका मिलता है, और बच्चों की ये डिमांड है कि जितने भी बच्चों ने सीईटी का पेपर पास कर लिया उन सभी को आगे बैठना चाहिए। और यूथ यही कह रहा है, बरवाड़ा का यूथ भी शायद यही कह रहा है कि जो हमारी इस मांग को आगे तक भेजेगा हम उनके साथ खड़े होंगे। नहीं, देखिए, हर एक, जिस प्रकार मैंने बताया एग्जाम के लिए, कि जो बच्चा जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है, अभी सीटी का एग्जाम दे दिया तो उस बच्चे को अगर पास आउट कर ले तो पास ही है ना वो। अब उसका दूसरा इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो सरकार को सोचना चाहिए इस विषय पे। उन लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली हेलीकॉप्टर से उतारे गए आदमी है, उनको नहीं पता कि एक छोटा बच्चा है, जमींदार का बच्चा है, वो कितना पुरुषार्थ करके लेके चलता है, और जब वो उसको लाइन में नहीं खड़ा किया जाता तो उसको कितना पीड़ा होती है, उसको नहीं, उसके परिवार को कितनी पीड़ा होती है। और जब बच्चा नौकरी लग जाता है तो कितनी खुशियां उसको होती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि अगर एक बच्चा एक एग्जाम अगर पास कर दिया है तो उसको दूसरा अवसर मिलना चाहिए कि आगे एग्जाम भी वो दे, और देना भी चाहिए, उसको एक मौका सबको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान, हरियाणा का बच्चा कमजोर है, हरियाणा का बच्चा बिल्कुल कमजोर नहीं है, वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान हमारा है। आज विदेशों में भी हमारे बच्चे जा रहे हैं तो ब्रेन ड्रेन के कारण जा रहे हैं, सरकार की अनदेखी के कारण वो लोग बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारे जो अच्छे बच्चे हैं उनको आगे नहीं लेके आती, जो वही घिसे पिटे नेताओं के लोग बच्चे होते हैं उनको वहां स्टैंड करती है कहीं ना कहीं। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे पास आउट है हमारे एग्जाम में होते हैं उनको आगे मौका देना चाहिए, और अगर मुझे अवसर मिला तो मैं हमेशा बच्चों के साथ में खड़ा रहूंगा, जनता जनार्दन के साथ में हमेशा खड़ा मिलूंगा आपको। ये बहुत अच्छी बात कही बाबा जी ने। साथ में जैसे आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ाई लड़ रहे हो अपनी जी, निर्दलीय जीती हुई पार्टी का होता है, जो सत्ता में बैठेगी उस पार्टी का होता है, आप किस पार्टी को समर्थन देना चाहोगे? वो तो अभी किसी को नहीं पता है किसकी पार्टी आएगी, किसकी सरकार आएगी। आपको विचारधारा बीजेपी की पसंद है? क्या पता कल को यदि कांग्रेस, क्या पता कल को इंडिपेंडेंट की सरकार बन जाए। आज हरियाणा में 72 कैंडिडेट खड़े हुए हैं 90 सीटों पे, निर्दलीय। ठीक है, ठीक है, क्या पता उनमें से अगर 45 भी आ गए तो इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता है ना, तीसरा थर्ड फ्रंट भी वहां तैयार हो सकता है, यानी कि निर्दलीय भी अपनी पार्टी अपनी सरकार बना सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो विचारधारा के लोग, निर्दलीय कौन खड़े हुए हैं जो अपनी विचारधारा लेके चले थे अलग, इन दोनों पार्टियों से अलग, बिल्कुल, तो थर्ड फ्रंट भी यहाँ खड़ा हो सकता है ना।
वो भविष्य में है, क्या होगा वो समय जनता डिसाइड करेगी। और क्योंकि मुझे तो जैसे ये आस है कि अब की बार ज्यादा से ज्यादा निर्दलीय चुन के मैदान में आएंगे, क्योंकि जनता अब की बार दोनों पार्टी से बिल्कुल छिक चुकी है। जैसे अभी दुष्यंत चौटाला ने पिछली बार बीजेपी के विरोध में वोट मांगे थे और इलेक्शन होने के बाद में बीजेपी में जाके मिल गया, तो लोग आज उनको नापसंद कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। एक बात और भी मैं यहाँ, इसलिए आज हर वोटर ये जानना चाहता है कि मैं जिसको वोट कर रहा हूँ वो मैं जो जनता डिसाइड करती है, मैंने पहले बताया है, जो नेता जनता की आवाज नहीं सुनेगा उसका कैरियर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो जनता की जो आवाम की आवाज होगी, हमें जनता काम करना है। और जनता काम कब होंगे, जब जिसकी सरकार हो सरकार के साथ रहे कि हमें काम करने होते हैं। हम विपक्ष में बैठ के भी काम नहीं करवा सकते। तो ये बिंदु भी हमें इस पे चिंतन मंथन करना चाहिए, मैं समझता हूँ। ठीक है जी, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे और शायद पब्लिक को बहुत सारी चीज आपके बारे में जानने को मिली होगी, आपकी विचारधारा क्या है। अंत में जो बरवाड़ा हल्के के वोटर हैं, जनता जनार्दन है, उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से? मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि मैं आप में से हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, सन्यासी के रूप में हूँ, और सब बिरादरियों में मेरा बहुत अच्छा मान सम्मान सभी लोग करते हैं। तो अब ज्यादा से ज्यादा वोट, हमारा चुनाव चिन्ह भी आ गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। बहुत अच्छा, एक समुद्री जहाज जिसको पानी की नौका बोलते हैं, शिप बोला जाता है, उसका चुनाव चिन्ह है, ऊपर से 7वें नंबर पे है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि 7वें से आप उसको पहले नंबर पे हमारी जनता लेके आएगी, और जो जनता की आवाज है उसको मैं विधानसभा में 100% उठाऊंगा, क्योंकि जो संकल्प एक सन्यासी लेता है हम उससे कभी पीछे नहीं हटते। और हमने संकल्प लिया है कि हम अब की बार परम पिता परमात्मा और जनता के सहयोग से हम विधानसभा पहुंचेंगे। तो मैं बरवाड़ा की जनता से अपील करूंगा कि मैं 24/7 भाई आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मेरा नाम, मेरा नंबर, मेरा पता मेरे हर पंपलेट, हर बैनर के ऊपर छिपा हुआ है। कोई भी किसी प्रकार कोई समस्या हो तो मुझसे अभी भी वो संपर्क करके मैं प्रयास करूंगा अभी भी उस समस्या का हल हो सके। और बाद में तो मैं हमेशा आप लोगों से जुड़ के चलूंगा, पहले चलता आया हूँ 1.5 वर्ष से, और आगे भी मैं जनता के साथ चलता रहूंगा। और जो मेरे आज तक के काम भी है, गौशालाओं के या अन्य जो भी काम है पर्यावरण के रिलेटेड, वो जनता से ही चले हैं। जो जनता कहते हैं जनता के हिसाब से चलते हैं, और जो आश्रम भी आज चल रहे हैं, गौशाला चल रही है, ये भी सब जनता के सहयोग से चलती है। तो मैं तो पुनः हमारे बरवाड़ा जनता से निवेदन करूंगा कि पानी का जहाज, समुद्री जहाज है, उसके सामने वाला बटन दबा के आप विजय करने का प्रयास करेंगे। और भी अन्य लोग जो अन्य अन्य विधानसभाओं से हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपके मित्र, प्यारे, सगे, संबंधी, रिश्तेदार जो भी आपकी विधानसभा में है, कम से कम खर्चा करके हमें कम से कम फोन पे आप उनसे वार्तालाप करके एक एक वोट की कम से कम एक अपील करेंगे। मैं एक सन्यासी हूँ, भिक्षा मांगना हमारा काम है। मैं झोली फैला के आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि एक एक वोट कम से कम एक परिवार से आप भिक्षा के रूप में इस सन्यासी झोले में डालेंगे, तो हम अवश्य ही विजय होके हम विधानसभा पहुंच के आप लोगों की जो राय है, आप लोग जो डिमांड है, उसको हम वहां रखने का 100% मैं प्रयास करूंगा। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण, जय सिया राम, हर हर महादेव। तो बाबा जी ने अपनी विचारधारा आपके सामने रखी है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे आपके साथ। जनता की जो बात होगी, जनता की जो आवाज होगी, उनको सुना जाएगा और उनको आगे रखा जाएगा विधानसभा के अंदर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी टाइम देने थैंक यू के वेरी लिए। मच। और विचार जरूर कीजिएगा 5 अक्टूबर को कि किसको वोट दे, किसको ना दे और क्यों दे, ये भी जरूर सोचना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमो नारायण।